हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग का धीरे धीरे हर एक टॉपिक कवर हो रहा है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बच्चों, सरप्राइजिंग है कि हमारा जो लाइव सेशन है वो इनेबल्ड हो चुका है। अब हम लोग लाइव आके भी डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हर एक चीज़ बहुत ही जल्द। उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रखी है, उसको भी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा अपना जो थ्योरी पार्ट इसको खत्म करके एमसीक्यू लाते हैं, ठीक। तो धीरे धीरे लगभग हर एक चैप्टर समाप्त हो रहे हैं, 2-3 चैप्टर्स और बचे हैं, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बहुत ही मजेदार तरीके से समझेंगे बच्चों, एकदम बेसिक से चलेंगे, तब हम लोग का जो सिलेबस में जो जैसा है उस तरीके से हम लोग उसको हैंडल आउट करेंगे। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों पढ़ा, ये सारी चीजें जानने के बाद तब हम लोग आगे अपना बात करते हैं। बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा रखा है, हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच्चों कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता था, जैसे हमारे पास 2x + 4 = 0 दे देता था। ओके, अगर हमारे पास 2x + 4 = 0 दे रखा है तो यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल और कांस्टेंट का हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है बच्चों। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अगर जिनको ना आता हो वो पॉलिनोमियल वाले प्लेलिस्ट पे चले जाएं और अच्छे से उसको वहाँ पे देख लें। पहले वाले लेक्चर में ही हम लोगों ने अच्छे से बताया है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। हालांकि अभी इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। बच्चों ये 2x + 4 है, तो हम लोग करते क्या थे, 4 को इधर शिफ्ट कर देते थे तो ये प्लस था, इधर माइनस हो जाता था, 2x = -4 हो जाता था। ओके, और x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -4 और डिवाइड बाई ये 2 इधर शिफ्ट कर देते थे, इधर मल्टीप्लाइंग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 2 × 2 2 2 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती थी, -2। तो x को हम लोग कुछ इस तरीके से आसानी से फाइंड आउट कर लेते थे। तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसका जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता था वो होता था ax + b = 0। ओके, कुछ हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं अपना, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना, तो क्वाड्रेटिक का जो जनरल इक्वेशन था वो कैसा रहता था, ax² + bx + c = 0। ओके, बच्चों ये हमारा होता है क्या, फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से। और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, इसका फॉर्मेट कैसे होगा हम लोग आगे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले समझेंगे थोड़ा सा वेरिएबल, कांस्टेंट और इक्वेशन, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। वेरिएबल मीन्स होता है बच्चों अननोन, जिसकी वैल्यू हमको ना पता हो। कांस्टेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो एकदम अच्छे तरीके से। जैसे सपोज करो कि मेरे पॉकेट में, सपोज करो अब इसमें तो पॉकेट नहीं है, मान लो जेब में या कहीं पे, या मान लो आपके पॉकेट में 10 रुपए है। अब मुझे कोई आइडिया ना रहे कि आपके पॉकेट में कितना रुपए है, मैं 10 भी बोल सकता हूँ, 5 भी बोल सकता हूँ, 1 भी रुपया नहीं बोल सकता हूँ। कहने का मतलब जो आपका पॉकेट है वो क्या है, एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर रहा है। कहने का मतलब एक क्या है, बॉक्स है। ओके, एक तिजोरी की तरह काम कर रहा है। अब मैं इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इसमें कितने रुपए रखे हुए हैं, 10,000, 5,000, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। और एक तिजोरी हमारे पास और है, ओके, एक तिजोरी और है, मैं बोल दिया कि इसमें 10 रुपीज़ रखे हुए हैं। ओके, ये मान लो 100 रुपीज़ रखे हुए हैं, तो इसमें तो एकदम कंफर्म है हाँ इसमें 100 रुपीज़ हैं। लेकिन ये क्या है, अननोन की तरह काम कर रहा है। ओके, ये किसकी तरह काम कर रहा है, अननोन की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स इसमें हमको अभी कोई आइडिया नहीं है कि इसमें कितने रुपीज़ रखे हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इस ब्लैक बॉक्स को हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। ओके, हम लोग क्या बोल देंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है ना, हर एक कंडीशन सिचुएशन पे अपने आप को वेरी करता रहे। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो 100 रुपीज़ हमने लिखा है, ये 100 रुपीज़ क्या है, फिक्स्ड है हमारा। 100 रुपीज़ फिक्स्ड होने का मतलब ये कैसे काम कर रहा है, हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ओके, ये हमारा कैसे काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। और ये कैसे काम करेगा, वेरिएबल की तरह। अब वेरिएबल और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने हमको चाहिए ना, ये तो हो गया मतलब कि हम लोग बोल के जो हमने सीखा मैथमेटिकली, इसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ हमको लॉजिकली कुछ ना कुछ सिंबल बनाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि अल्फाबेट्स में जो हमारे x, y, z, w ये सब आते हैं, इनको हम लोगों ने किस कैटेगरी में रख दिया, वेरिएबल के कैटेगरी में रख दिया। मतलब कहीं पर अगर x है, y है, z है, इस तरीके से कुछ भी आता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेरिएबल्स बोल देते हैं। और कांस्टेंट का मतलब क्या बच्चों, देखो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और वो कंफर्म रहेगा कि वही रहेगा। जैसे मैं 0 लिख दूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, 100 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो क्या है, 2 को तुम 3 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। 4 को 2 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। कहने का मतलब 4 है तो 4 ही बोला जाएगा।
लेकिन अगर x है, जैसे अगर यहाँ पे x है तो x अभी नहीं क्लियर है ये क्या है। एक्चुअली जो वेरिएबल होता है ना, किसी न किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बताता है, किसी न किसी नंबर को ही बताता है, बस हमको क्लियर नहीं रहता है कि ये नंबर क्या है। ये नंबर हमको तभी पता चलेगा जब उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे x + 2 = क्या है, मान लो ब्रैकेट बनाया +3 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, डजंट मैटर, ठीक है ना। मैं 1 रख दिया, ठीक है, 1 रखा तो x = क्या जाएगा, 3 और 1 4, इधर से 2 जाएगा -2, x = क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, अब अगर मैं यहीं पे x = -3 रख दूं तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो x = -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ का जो प्लेस है, यहाँ का वैल्यू चेंज होने के कारण x की वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। कहने का मतलब कंडीशन चेंज होने के कारण बार बार क्या हो रहा है, x की वैल्यू वेरी कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेरिएबल। लेकिन जो x की वैल्यू हमको मिलेगी वो एक कांस्टेंट ही मिलेगी, ये तो हमको पता ही है, लेकिन वो बाद में सॉल्व करने के बाद पता चलेगा किसी भी इक्वेशन को। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वहां पे देखो उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे बच्चों देखो, जैसे मैंने ये समझाया वैसे एक चीज और समझ लो आप। जैसे अगर मैं 5 + अगर मैं लिख दिया 10, अब बताओ अगर मैंने 5 + एक ब्लैक बॉक्स बनाया या एक खाली डब्बा बनाया =10 लिख दिया, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा, पक्का एकदम कंफर्म है ना। 4 आएगा क्या, अगर यहाँ पे 4 रखोगे बच्चों तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9। लेकिन इक्वल में क्या लिखा है, 10 लिखा है। ये इक्वल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये बात आप समझो। इक्वल में कोई चीज लिखा है मतलब LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमको चीज अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि अगर मैंने 5 + 5 किया तो 10 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। बट यहाँ पे x + 2, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स +3 किया, यहाँ पे x की वैल्यू में कुछ भी डाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे क्योंकि हमें सिचुएशन नहीं पता, कंडीशन नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस हमको एक जर्नल इक्वेशन अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू वेरी करता रहेगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके का एक्सप्रेशन कहीं पे देखता हूं तो यहाँ पे 5 ही आएगा, 4 3 2 1 और कुछ भी नहीं आएगा। आई थिंक आप ये मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, अब यही वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल होता है। ओके, अब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे चेंज होगा, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे बनेगा, इसी चीज को अब हम जानेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन गिव्स अ पॉलिनोमियल। वो हमको क्या देता है, एक पॉलिनोमियल देता है, मतलब वो एक पॉलिनोमियल होता है। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, ax + b = 0। अब बच्चों यहाँ पे a और b की भी वैल्यू अननोन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड वैल्यू मानेंगे। ओके, हम लोग यहाँ कंडीशन दे देते हैं वेयर a एंड b कांस्टेंट। ओके, a और b क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, x को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे वेरिएबल मानते हैं। ओके, x को यहाँ पे क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखना। a और b की वैल्यू फिक्स्ड हो चुकी है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू वी कैन चेंज। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। वो भी कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि अगर x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, यहाँ पे अगर x लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब पावर 1 है। जैसे x की पावर 2 लिखा हो तो मतलब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 माना जाएगा, 0 नहीं मानेंगे। ओके, अगर आप 0 मानोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये वेरिएबल बचेगा नहीं। ओके, अब ये 0 क्यों होता है, आप शॉर्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा व्हाई एनी वेरिएबल और कांस्टेंट की पावर 0 विल बी 1। ठीक, ऐसा क्यों होता है आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो जब भी x की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब वही लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 2 वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग अगर लिखना चाहें तो उसका जो जर्नल फॉर्मेट होता है उसका होता है ax + by + c = 0। ये हमारा फॉर्मेट होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो a b c है ये एज ए कांस्टेंट काम करेगा, लेकिन x और y जो हमारे हैं, ये x और y जो हमारे हैं ये किस तरीके से काम करेंगे, वेरिएबल की तरह काम करेंगे। ओके, ये क्या होगा, वेरिएबल की तरह। तो अगर मैं ये = 0 बार बार हटा रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, इसको समझ, अभी मैं समझाने के लिए इसको हटा रहा हूँ। ये जो ax + by + c = 0 है, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है विथ 2 वेरिएबल है। ओके, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, मतलब x और y यहाँ पे अननोन रहता है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट
करनी रहती है। तो ये क्या है, अभी एक पॉलिनोमियल है। इसको इक्वेशन हम लोग कब बोलेंगे बच्चों, इक्वेशन थोड़ा सा अंतर समझते रहिएगा। किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन तभी बोलेंगे जब उसमें LHS और RHS दोनों होगा। कहने का मतलब उसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड भी होना चाहिए और कुछ राइट हैंड साइड भी होना चाहिए, तभी हमारा x और y की वैल्यू निकलेगा। नहीं तो x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन तभी कहलाएगा जब उसके इक्वल में कुछ ना कुछ रहेगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वल टू 0 ही आए, इस बात का आप ध्यान रखना। इक्वल टू 0 नहीं, मैं इक्वल टू कुछ भी लिख सकता हूँ, C+D भी कर सकता हूँ। ओके, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो ax + by + c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब हमारा जो कांस्टेंट यहाँ पे आया हुआ है वो सारा का सारा इसमें इन्वॉल्व है। ये जो पर्सनल कांस्टेंट है इसी में हम लोग पूरा जोड़ घटा के यहीं पे रख देते हैं तो वो हमारा c बन जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0। अब ये लीनियर इक्वेशन अभी नहीं है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। जब हम इसको इक्वल टू 0 लगा देंगे, अब इसको बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x की भी मैक्सिमम पावर 1 है और y की भी मैक्सिमम पावर 1 है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाएगा, पहली चीज तो LHS और RHS होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए, और साथ ही साथ दो वेरिएबल होना चाहिए, और दोनों वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, कहां से आता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने समझा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो क्या होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स विच हैव मैक्सिमम पावर 1 या मैक्सिमम डिग्री 1। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी तो हम लोगों ने जाना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब हम इसको सीखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जो लीनियर इक्वेशन होता है बच्चों, उसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको सॉल्व करने के कौन कौन से टेक्निक है। ओके, उसके बाद हम लोग समझेंगे सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ओके, इन सारी चीजों पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका सॉल्यूशंस क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे। ओके, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है बच्चों, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, साइमल्टेनियसली कोई भी दो इक्वेशन हम लोग बनाने। साइमल्टेनियसली का मतलब बच्चों जैसे मैं लिख दिया 2x + 4y = 4, 3x + 4y = 0। ये सब क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। कहीं ना कहीं से ये सब हमारे इक्वेशन बने हैं। और ये जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं बच्चों, ये आप समझो, जो हम लोग एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें आप ये बनाना सीखोगे। अभी आपको बनाना नहीं सीखना है, अभी आपको इसको सॉल्व करना सीखना है। ओके, जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि ये दोनों एक्चुअल में, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे बना। तो इसको जानने से पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना आना चाहिए ना। जैसे मैं बोलूं राम और श्याम की आयु मिला दिया जाए, राम और श्याम की एज दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो 50 साल हो जाता है, 50 ईयर हो जाता है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि माना राम का x रहा होगा, श्याम का y रहा होगा, दोनों का एज अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनता है। ओके, तो अभी हम लोग बनाना नहीं सीखेंगे, अभी हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तब हम लोग आगे समझेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना मतलब बच्चों सॉल्यूशन इसका निकालना। सॉल्यूशन का मतलब बच्चों ये होता है कि हम लोग सॉल्व जब इसको करें तो इसका x और y की कोई ना कोई वैल्यू ये निकलनी चाहिए। आप समझो कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बात करते थे, जैसे अगर मैं बोलूं x - 4 = 2, तो हम लोग करते क्या थे, x = 4 को इधर शिफ्ट किया, 2 + 4 x = क्या आ जाता था, 6 आ जाता था। यही हमारा क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। लेकिन बच्चों जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, सपोज करो वी हैव एग्जांपल लाइक दैट 2x + 4y = 3। अब अगर मुझे बोला जाए x और y की वैल्यू निकालो, तो क्या हम लोग निकाल पाएंगे? नो, नेवर, कभी नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे बच्चों एक वेरिएबल था तो हमको एक ही इक्वेशन से, हमारा ये जो एक इक्वेशन बना है, इससे तड़ाक से इसकी वैल्यू निकाल लिए, टपाक से इसकी वैल्यू निकाल लिए। बट जब हम लोग टू वेरिएबल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो हमको वैल्यू निकल ही नहीं रही है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जानना है तो एक लाइक कर जल्दी से। तो
अब समझो बच्चों इसको कि जब भी हमको एक इक्वेशन दिया है तो हमको एक वेरिएबल दिया है तो एक इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है, और जब भी हमको दो वेरिएबल दिया रहेगा तो एटलीस्ट दो इक्वेशन की जरूरत तो हमको पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑलवेज हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही। अगर मैं यही को 2x प्लस वाई इक्वल टू अगर 3 लिख दिया तो अब मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। मेरे पास दो इक्वेशन अगर मिल गए तो हम लोग x और y की वैल्यू अब हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, यहाँ पता चल जाएगी, या यहाँ की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग आगे जब सोल्यूशन पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमको इक्वेशन दिया है तो उसमें से हमको x और y की वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट टू इक्वेशन, कम से कम दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी ही। उससे मैक्सिमम चाहे जितना हो जाए वो तो और बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, लेकिन कम से कम दो वेरिएबल अगर दिए हुए हैं तो कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत तो हमको पड़ेगी ही। अगर इसी तरीके से तीन वेरिएबल रहेगा तो कम से कम तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। चार वेरिएबल दिया है तो कम से कम चार इक्वेशन या चार सॉल्यूशन की हमको जरूरत पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है तो उसके लिए हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर फाइंडिंग आउट द x एंड y। ओके, अब ये समझ में आ गया आपको बात। अब सपोज करो कभी कभी आप जब इक्वेशन बनाते हो तो होता क्या है, जब आप इक्वेशन बनाते हो तो कभी कभी x की वैल्यू निकल भी सकती है, कभी कभी y की वैल्यू निकल सकती है, या कभी कभी हो सकता है x और y की कोई वैल्यू ही ना निकले। ऐसा कब होगा बच्चों, यही सब जानने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। बच्चों जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। मतलब जो कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा ये क्या होगा, ये कम से कम एक सॉल्यूशन तो देगा ही देगा। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो इक्वेशन बने हैं, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो x और y की जो वैल्यू आएगी कम से कम एक वैल्यू तो आएगी ही आएगी, डेफिनेट है हर एक कंडीशन में, अगर हमारा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है तब। और यहां पे अगर हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, जब सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो इसमें नो एनी सॉल्यूशन, तब यहां पे क्या होगा, हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाया है या हमको जो दो इक्वेशन गिवन है उसका x और y की वैल्यू जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। ओके, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब कि कम से कम एक सॉल्यूशन निकलेगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा बच्चों कि उसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, y और x की कोई वैल्यू हमको प्राप्त नहीं होगी। अब बच्चों बात आती है कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लेट अस स्टार्ट। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अभी तो हम लोग डायरेक्ट इसको प्लॉट कर दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग अपना सोल्यूशंस निकालेंगे तो उसमें देखेंगे ये ग्राफ कैसे हमारा बनता है। ओके, अभी हम लोग बस इतना जानेंगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। सो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है कि हमारा एक कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है ना। जो भी हमको इक्वेशन दिया रहता है उसको हम लोग अपने कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो ग्राफ होता है वो एक्स और वाई प्लेन पे हम लोग उसको प्लॉट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा एक्स और वाई दो पोजीशन को समझा होगा ना, तो वो पोजीशन यहीं से किसी इक्वेशन से ही बनके हम लोग प्लॉट करते हैं। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा एक लीनियर बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे रफली अगर हम लोग बात करें तो हमेशा अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये कंडीशंस होती हैं, ओरिजिन से पास होगा कि ऊपर से पास होगा कि राइट से पास होगा, लेफ्ट से, ये सब सारी कंडीशंस हैं, ये अलग बात है, यह बाद में हम लोग समझेंगे। अभी बस हम लोग रफली इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और दो इक्वेशन है, पहले तो उसको हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक a1 x1 प्लस a2 y2 a1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गया। अब एक हो जाएगा मेरा क्या, a2 x2 प्लस a2 y2 प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये दो इक्वेशन मेरे पास है, दो इक्वेशन का मतलब बच्चों हमको दो अननोन भी मिलेंगे, x और y। हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना जो यहाँ पे x होगा वही x यहाँ भी होना चाहिए, जो यहाँ y है वो यहाँ भी होना चाहिए। अगर ऐसे हम लोग इसको y1 y2 x2 मान के अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल ये हो गया तुम्हारा पूरा, और यहाँ पे दो वेरिएबल अलग अलग x और y निकलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको जो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है उसी सिचुएशन से बनाएंगे, कहने का मतलब हमारा वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कभी भी यहाँ पे ये x2 y2 नहीं करेंगे। हमारा जो कोफिशिएंट रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा, वो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं राम और श्याम के एज से ही कुछ फॉर्मूला बना रहा हूँ, कुछ इक्वेशन बना रहा हूँ, तो मैं जितने भी इक्वेशन बनाऊंगा अगर मैंने राम की उम्र x ली है तो श्याम की y ही मानूंगा। ऐसा नहीं कि कोई और थर्ड आदमी का मैं एज वहां पे इन्वॉल्व कर दूंगा, तब सोल्यूशन निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके लिए फिर और कंडीशन बनने लगेंगे, ठीक है ना। ये जो x और y है यहाँ दोनों इक्वेशन में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर किसी भी ग्राफ में, किसी भी एक्स वाई प्लेन में सपोज करो कि मैं इसका जो इक्वेशन आया है मैं उसको प्लॉट किया, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से प्लॉट हुआ, ये मान लो यहाँ से ऐसे प्लॉट हो गया, ओके। ये मेरी कौन सी लाइन है, ये मेरी कौन सी लाइन है बच्चों, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, लाइन ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, दोनों तरफ क्या लगा रहेगा, एरो लगा रहेगा। लाइन क्या होता है कि इसका ना एंड पॉइंट पता होता है ना तो इनिशियल पॉइंट पता होता है, ओके। अभी कहीं से आ रहा होगा ऐसे प्लॉट, अगर ये हो रहा है तो ये क्या है, किसका इक्वेशन है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू किसका है, 0 है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट किया, सपोज करो इसका ग्राफ बच्चों मेरा कुछ इस तरीके से बन गया, ये कुछ इस तरीके से, ये मेरा किसका, एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा किसका है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ओके। तो जब भी ये दोनों ग्राफ, जब भी इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पता ही है। ये क्या करेंगे, किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखो इंटरसेक्ट किया, ये लोग ना, ये दोनों देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो यही तुमको क्या बताएगा, सोल्यूशन देगा। यही तुमको क्या देगा, सोल्यूशन देगा। यही तुमको क्या देगा, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन देगा। और जब भी दो लाइन आपस में कट करती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं बच्चों। और यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। वो कैसा होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन क्या होगा हमारा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि एक ही इसके सोल्यूशंस आएंगे। यहाँ x और y के जो सोल्यूशंस निकलेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक ही सोल्यूशन यहाँ पे हमको मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे आता है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। अब सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ और है, अब इसमें मैं जब इसको यहाँ पे प्लॉट किया तो इसका सपोज करो मेरा इस तरीके से प्लॉट हो गया, ये कुछ इस तरीके से, ओके। मैंने इसको जब प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट हो गया। उसके बाद जब मैंने इस वाले लाइन को प्लॉट किया, इस वाले इक्वेशन को मैं प्लॉट किया तो इसका कुछ इस तरीके से ऐसे प्लॉट हो रहा है, ओके। ये कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखो। ये कौन सा है, ये हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और मेरा ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखना, जब इस तरीके का सिचुएशन बने तो मतलब इन दोनों को पैरेलल बोलेंगे। इनके बीच का जो गैप है, ये गैप जो है ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। गैप क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक। जितना यहाँ जितना यहाँ इतना यहाँ, तो पैरेलल लाइन की यही कंडीशन ही होती है। अगर दो लाइन के बीच का गैप अगर एकदम सेम है पूरा, चाहे जहाँ तक जा रहा है, इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे। तो ये कैसी लाइन हमारी हो जाएंगी बच्चों, पैरेलल लाइन हो जाएगा, ओके। ये कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, ओके। जब भी दो ग्राफ आपस में पैरेलल लाइन हो जाती हैं, दो अगर स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उसको पैरेलल लाइन बोलेंगे। और इसके 0 सॉल्यूशंस, नो एनी सॉल्यूशन बनेंगे, ओके, नो एनी सॉल्यूशंस, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे बच्चों। इस बात का आप ध्यान अच्छी तरीके से रखे रहिएगा। जब भी पैरेलल लाइन रहेगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक कि इंटरसेक्ट ना करे एटलीस्ट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा दोनों को। जब तक दोनों आपस में नहीं कहीं मीट करेंगे तो कहां पता चलेगा इसका आंसर क्या आएगा। यहां तो मिल ही नहीं रहे हैं, ये जा रहा है कलकत्ता, ये जा रहा है बंबई, या ये जा रहा है कलकत्ता तो ये जा रहा है दिल्ली, तो कहाँ मिलेगा दोनों, जब तक दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर एक ये प्रयागराज है, यहीं बीच में कहीं पे हनुमानगंज मिल गया तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में मीट
कर जाएंगे, ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा। अब ये लास्ट वाला हमारा जो ग्राफ है बच्चों, इसका क्या होता है आप ये समझो जरा। सपोज करो इसका ग्राफ मैं कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ये ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बना है। हाँ, ध्यान से इसको समझते रहिएगा, यही वाला मेन पॉइंट है। ओके, ये तो क्या है कि हम लोग ग्राफ से चेक कर रहे हैं कि इसको कैसे जानेंगे। और इसी में बच्चों क्या होता है ना, ओवरलैप करते हुए एक लाइन इस पे और चली जा रही है, ये ऊपर की तरफ। आप ये देखो, ये मैं बताने के लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट कर रहा हूँ। प्योर स्ट्रेट लाइन है, आप ये समझते रहिएगा, ठीक है ना। ये पूरा प्योर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। मतलब इस ब्लू वाले लाइन के ऊपर एक ग्रीन वाली लाइन ओवरलैप कर गई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ऐसे बच्चों, ऐसे लाइन को जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या करे, ओवरलैप कर जाए, ओवरलैपिंग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। और यहां पे जो सोल्यूशन निकलेगा इसका मेनी सोल्यूशन निकलेगा। ओके, मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इस वाले ग्राफ के लिए बच्चों आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा सॉल्यूशंस। ओके, जब एक जगह इंटरसेक्ट किया तो एक ही यूनिक, एटलीस्ट नहीं एटमोस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब ओवरलैप कर गया तो हर जगह देखो टच करते हुए चला रहा है, टच करते हुए चला रहा है। यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसकी सॉल्यूशंस की बात करूं मैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने समझा था बच्चों, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट कौन हो जाएगा, एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, क्या कंसिस्टेंट हो जाएगा, जहां जहां पे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। और जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, बात समझ में आ गया। ये तो हो गया ग्राफ से हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा इंटरसेक्टिंग है, किसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, किसके नहीं निकलेंगे। अब हम लोग बच्चों कुछ हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे A1 और A2 का, ठीक। A1 A2, ओके, C1 C2, ये हमने जो बनाया है इससे भी हम लोग कुछ देख लेंगे बच्चों। यहाँ पे ये A2 नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। ये आपका B2 है, ये आपका B2 रहेगा और ये आपका B1 रहेगा, ठीक। गलती से अगर कहीं पे यहाँ पे तो एकदम सही लिखा है, आई थिंक A2 B1 B2, ठीक है ना। और यहाँ पे तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन सपोज करो मैं दे रहा हूँ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और जो नीचे वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये रहा ग्राफ से चेक करके हम लोग बता सकते हैं किसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, सिस्टम कैसा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट, और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें हम लोग कुछ रिलेशन बना के डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशंस जानेंगे। तो बच्चों, जो हमारा लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का दिया हुआ है, इसके जो ये कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें हम लोग रिलेशन बना के हम लोग बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा या इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो जो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों वो क्या होता है, अगर A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो जाता है, इसका मतलब ये कैसा लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग क्या हो जाएगा, लाइंस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, वन सोल्यूशन इसके होंगे। ओके, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन होंगे। बात समझ में आया। ये जो A1 अपान A2 है, अगर मैं A1 अपान A2 कर दूं और ये B1 B2 को डिवाइड कर दूं और ये नॉट इक्वल टू, दोनों आपस में अगर बराबर नहीं आते हैं डिवाइड करने के बाद, वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। अब ये सब कैसे होता है हम लोग ग्राफ जब पढ़ेंगे उसमें अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन जानते रहो। और अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए बच्चों, तब क्या होगा। अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है, इसके हो जाएंगे ये, तब क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा और इसके नो एनी, तो सो मेनी सोल्यूशन। ओके, जब कोइंसिडेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट होने पे क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब बहुत ज़्यादा, न जाने कितना, क्योंकि वो हर जगह टच करते हुए चले जाते हैं। अब अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए, तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों पैरेलल लाइंस। इसके नो एनी सॉल्यूशंस।
इसके नो एनी सोल्यूशन। तो ये तीन हमारे पास सिस्टम्स होते हैं समझाने के लिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन के लिए। आप इस कोफिशिएंट को भी देख के बता सकते हो कौन इंटरसेक्टिंग है कौन सा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें अगर ये वाला हमको आता रहेगा ना, ये तीन के तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये अगर आपको पता रहेगा ना तो अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पैरेलल बोला तो खटाक से आप यही डिवाइड करके देख लो, तुरंत बता दो कैसा है कैसा नहीं। तो आई होप आप इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जो भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को बताओ। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जानेंगे ग्राफिकल मेथड टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग ये हमारा जो सोल्यूशन आता है एक्स और वाई का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ग्राफिकली देखेंगे, फिर अलजेब्रिकली देखेंगे। ओके, अलजेब्रा से कैसे हम लोग यूज करेंगे और इस ग्राफिक से कैसे करेंगे, दोनों चीज देखेंगे, तब हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन आएगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हम लोग जो टर्म 1 में आ रहा है बस उतना ही पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बहुत ही जल्द हम लोग MCQ भी लाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।